तो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला। ठीक है, देखो अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने कल तक पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब लास्ट क्लास में कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किनका, उन सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो किस किसके बीच में होती है, हमारे कंट्री के लोगों के बीच में और दूसरे देशों के बीच में। ठीक है, एक फिस्कल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं? 4, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, यानी कि वस्तुएं, सेवाएं, एक पक्षीय लेन देन और पूंजीगत लेन देन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितनी कैटेगरी के थे? 3, सरप्लस बीओपी यानी कि बचत का बैलेंस ऑफ पेमेंट, बचत का भुगतान शेष। ठीक है, बैलेंस बीओपी यानी कि साम्य भुगतान शेष, और डेफिसिट बीओपी यानी कि घाटे का भुगतान शेष। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या है ये? बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम बोलते हैं व्यापार शेष। क्या बोलेंगे? व्यापार शेष। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, ठीक है, और वो है विजिबल आइटम्स। वो क्या है? विजिबल आइटम्स यानी कि वस्तुएं। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। भाई एक बात बताओ, जो स्टेटमेंट बनेगा, फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ, बैलेंस हुआ, वो कब पता लगता है? डिफरेंस से ही तो पता लगेगा। भाई एक्सपोर्ट में से क्या माइनस करेंगे? इंपोर्ट। अगर आंसर प्लस का आया तो समझ जाना कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है यानी कि निर्यात ज़्यादा है, और आयात क्या है? कम। अगर आंसर ज़ीरो आया तो इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि निर्यात आयात बराबर, और अगर आंसर माइनस का आया तो एक्सपोर्ट क्या है? कम, यानी कि निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? व्यापार शेष क्या है? वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात का अंतर, यानी कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब ये भी कितने तरीके के होंगे? वही 3। कितने तरीके का होगा? 3। अभी बताया कि सरप्लस कब होगा? सरप्लस का मतलब है बचत। सरप्लस का मतलब क्या है? बचत का व्यापार शेष। ठीक है, वो कब होगा? जब एक्सपोर्ट यानी कि क्रेडिट साइड क्या होगी? डेबिट साइड से बैलेंस कब होगा? यानी कि साम्य, जब क्रेडिट और डेबिट इक्वल, और डेफिसिट यानी कि घाटे का कब होगा? जब क्रेडिट डेबिट से छोटा हो। क्लियर है वाली बात? अच्छा, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, इससे पैसा आता है या जाता है? आता है, तो ये कौन से साइड नोट डाउन होगा? क्रेडिट साइड। और इंपोर्ट यानी कि आयात, इससे पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। ये कौन से साइड? क्लियर है वाली बात? ठीक है, अब आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? किस किस के बीच का? बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि भुगतान शेष और व्यापार शेष के बीच का डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो किसी भी चीज़ का क्या बनता है? उसकी मीनिंग का। क्या बनता है? मीनिंग का। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने आज पढ़ा। क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर। पहली बात। अच्छा, अब दूसरा आता है इसका डिफरेंस कंपोनेंट्स का। किसका आता है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है तत्व। ठीक है, अब सुनो, एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितनी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं? 4। कितनी चीज़ें? यानी कि भुगतान शेष में कितनी चीज़ें हैं? 4। विजिबल यानी कि वस्तुएं, इनविजिबल यानी कि सेवाएं, यूनिलेटरल यानी कि एक पक्षीय लेन देन, और कैपिटल यानी कि पूंजीगत। ठीक है, और इसमें व्यापार शेष में यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक, कौन सा? विजिबल यानी कि गुड्स यानी कि वस्तुएं। क्लियर है वाली बात? अच्छा, अब इससे आपको पता लग गया होगा कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। बताओ भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितनी चीज़ इंक्लूड है? 4, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में 1, तो बड़ा कौन सा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी,
भुगतान शेष बड़ा है और व्यापार शेष छोटा है। 3 डिफरेंस हो गए। चौथे देखो, अब फालतू के डिफरेंस बनाते हैं। फालतू के डिफरेंस कैसे? पूंजीगत लेन देन किस में होगा, यानी कि कैपिटल ट्रांसफर्स किस में होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगा, यानी कि भुगतान शेष में होगा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में यानी कि व्यापार शेष में नहीं होगा। एक और देखो, इनविजिबल आइटम्स किस में होंगे, यानी कि सेवाएं किस में होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगी, यानी कि भुगतान शेष में होगी, और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार शेष में। अब एक काम का देखो, अच्छा बड़ा कौन सा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान शेष क्या है? बड़ा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार शेष क्या है? छोटा। क्लियर है वाली बात? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है माइनस का। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका है? ठीक है, यानी कि नेगेटिव आया। नेगेटिव कब आएगा? जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो। और बैलेंस ऑफ पेमेंट है प्लस का। किसका है? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका है? प्लस का। तो क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड का यानी कि व्यापार शेष का नेगेटिव बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव बैलेंस से सेटल हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई बड़ा कौन सा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि ये वाली साइड है बड़ी और ये वाली साइड है छोटी। छोटी वाली साइड है माइनस में और बड़ी वाली साइड किस में है? प्लस में। तो क्या इसका माइनस इसके प्लस से सेटल हो सकता है? हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि छोटी वाली साइड क्या है? माइनस, और बड़ी वाली साइड क्या है? प्लस। यानी कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ BOT कैन बी सेटल्ड बाय दी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ BOP, यानी कि व्यापार शेष का नेगेटिव जो बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष के पॉजिटिव बैलेंस से सेटल हो सकता है। लेकिन उल्टा करके देखें तो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष नेगेटिव है, बड़ी वाली साइड क्या है? नेगेटिव, और छोटी वाली साइड क्या है? तो क्या अब सेटल हो पाएगा? अब सेटल नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये वाली बात? आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है ये देना? इतना क्लियर? चलें अब आगे। देखो अब इसके आगे चलते हैं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा। कितनी कैटेगरी में बांट रखा है? 2। अभी जैसे अकाउंट्स में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं, तुमने पढ़े नहीं है अभी तक। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो एक साइड हम बात करेंगे करंट अकाउंट की और एक साइड कैपिटल अकाउंट की। अकाउंट्स में पार्टनरशिप वाले चैप्टर में करंट और कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या आता है? जो नॉर्मल बिजनेस की डे टू डे डीलिंग्स होती है ना, वो चीज़ें तो आती है करंट में। लेकिन कैपिटल पार्टनर्स की, ठीक है, उनकी ड्राइंग्स यानी कि उनकी निकासी या एडिशनल कैपिटल यानी कि और पैसा जो उन्होंने डाला, वो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आती है। मतलब कैपिटल अकाउंट क्या दिखाता है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपके असेट और आपकी लायबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट डालेगी। कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आएंगी? ऐसी चीज़ें जो आपके असेट और आपकी लायबिलिटीज़ पे यानी कि आपकी संपत्ति और आपकी देनदारियों पर जो इम्पैक्ट डालेंगी वो किस में आएंगी? कैपिटल अकाउंट में, यानी कि पूंजी खाते में। ठीक है, और जो हमारे बिजनेस की नॉर्मल डीलिंग्स होंगी वो सब किस में आएंगी? करंट अकाउंट में, यानी कि चालू खाते में। क्लियर है वाली बात? ठीक, चालू नहीं है, चालू है। देखो पहला पॉइंट, विजिबल आइटम्स, यानी कि करंट अकाउंट में चालू खाते में पहली चीज़ क्या आती है? विजिबल आइटम्स, यानी कि गुड्स, यानी कि वस्तुएं। ये देखो एक बात सुनो, हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी, मौद्रिक लेन देन। उसमें हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े थे? 4। शुरू के 3 कंपोनेंट्स का हमारे असेट और लायबिलिटी पे यानी कि हमारी संपत्ति और हमारी देनदारियों पे कोई प्रभाव नहीं था, तो वो तो आंख बंद करके किस में आएंगी? करंट अकाउंट में आएंगी। और चौथी थी पूंजीगत लेन देन, जिससे हमारी असेट और लायबिलिटी यानी कि संपत्ति और देनदारी पर फर्क पड़ रहा था, वो किस में आएंगी? करंट कैपिटल अकाउंट में, यानी कि पूंजी खाते के अंदर। तो पहला तो क्लियर है, विजिबल आइटम। अब इसमें लिखना क्या होता है? ये हम वही लिखेंगे कि हमारी कंट्री से बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात निर्यात करते हैं। ठीक है,
उनका आयात यानी कि उनका इंपोर्ट डेबिट साइड नोट डाउन होगा, क्योंकि उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो होता है। क्या होता है? आउटफ्लो। और उनका एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, वो कौन से साइड नोट डाउन होगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है? कैश का इनफ्लो होता है। क्लियर है वाली बात? तो अगर क्वेश्चन ये आता है, आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या दे दिया? कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी ट्रांजैक्शन दे दी, और आपसे ये पूछता है कि क्रेडिट साइड नोट डाउन होगा या डेबिट साइड, तो आप ये देखना कि उसकी वजह से कैश आएगा कि कैश जाएगा। अगर कैश आ रहा है तो हम लिखेंगे दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड बिकॉज इट शोज द इनफ्लो ऑफ कैश, और जिसकी वजह से कैश जाएगा कहाँ शो होगा? डेबिट साइड, क्योंकि क्या दिखा रहा है वो? आउट। क्लियर है वाली बात? देखो दूसरा आइटम कौन सा आएगा इसमें? इनविजिबल। दूसरा कौन सा आएगा? इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, इनविजिबल आइटम्स का मतलब सर्विसेज। इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या है? सर्विसेज यानी कि सेवाएं। वही कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका हम क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात करते हैं। अगर इंपोर्ट यानी कि क्या आयात होगा तो वो कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि उसकी वजह से कैश का क्या होगा? वैसे ऑनलाइन क्लासेस में ना जनता सोई हुई रहती है, उम्मीद ये थी कि चलती क्लास में सोई हुई नहीं रहेगी जनता, है ना। देखो तीसरा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या है? वन वे ट्रांजैक्शन, एक पक्षीय लेन देन, यानी कि या तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड होंगे या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पेड होंगे। अगर ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड हुए तो इससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो, यानी कि अगर एक पक्षीय लेन देन प्राप्त हुई तो इससे कैश का आगमन होगा, इनफ्लो होगा, जो कि हम कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, और अगर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेड है यानी कि देना है हमें, तो इससे क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा, डेबिट साइड। क्लियर है? ये तीन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब एक चौथी चीज़ आती है यहाँ पे, क्या आती है? फोर्थ चीज़ आती है, फोर्थ ट्रांजेक्शन, और वो है इनकम फ्रॉम एंड इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को दी गई आय, यानी कि फॉरेन से रिसीव्ड इनकम और फॉरेन को पे की गई इनकम। अब ये कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? देख, इसका केस देखना जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है। वो केस ये है कि मैं ये कहता हूँ कि किसी पर्सन ने न्यूयॉर्क के अंदर एक टावर परचेज़ कर लिया, जो कि इंडियन पर्सन था, उसने इन्वेस्टमेंट डाली और एक टावर क्या कर लिया? परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड नोट डाउन होगा कि डेबिट साइड? हाँ जी, क्रेडिट साइड नोट डाउन होगा या डेबिट साइड? डेबिट साइड, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? अच्छा, कौन से अकाउंट में आएगा? करंट में या कैपिटल में? कैपिटल में, क्योंकि एसेट बढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन उस टावर को दे दिया किराए पर। किस पर दे दिया? और मंथली पैसे आते हैं वहाँ से, वो इनकम है या पेमेंट है? यानी कि क्रेडिट होगा, इनकम है। वो क्या है? इनकम, यानी कि क्रेडिट होगा। लेकिन वो इनकम कौन से अकाउंट में जाएगी? करंट में या कैपिटल में? करंट में। किस में जाएगी? क्योंकि वो रेगुलर है, वो हर महीने होने वाली इनकम है, साल में एक बार होने वाली इनकम नहीं है। तो अगर इनकम हमको रिसीव्ड हो रही है, ठीक है, इनकम हमको क्या हो रही है? रिसीव्ड हो रही है, तो वो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। यानी कि अगर हमको आय की प्राप्ति हो रही है तो वो क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि उसकी वजह से हो रहा है कैश का इनफ्लो। क्या हो रहा है? कैश का इनफ्लो। और अगर हम इनकम पे कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम ही करोड़पति जो हम वहाँ पे खरीदेंगे, वो लोग नहीं खरीद सकते। उन लोगों ने भी, विदेश वालों ने भी कितने सारे टावर, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर परचेज़ कर रखी है, और यहाँ से क्या कमाते हैं? वो ढेर सारा पैसा। तो उनको इनकम मिल रही है, नहीं मिल रही? तो वो इनकम हमको रिसीव हो रही है, इनकम हम पे कर रहे हैं?
पे कर रहे हैं, यानी कि इनकम हम आय जो है वो दे रहे हैं उनको, आय हमारे यहाँ से जा रही है, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो कौन सी साइड, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट साइड। क्लियर है ये वाली बात? तो ये 4 पॉइंट्स करंट अकाउंट के तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, ये 3 हमने पढ़ लिए और चौथा हमारे लिए नया था जो कि हमने अब पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? करंट अकाउंट की, है ना? नहीं, कैपिटल अकाउंट की। किसकी आती है? कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शंस की बात होगी यहाँ पर। कितने ट्रांजैक्शंस की? 2। देखो, सबसे पहली है बोरोइंग एंड लेंडिंग और दूसरा है इन्वेस्टमेंट टू एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोइंग एंड लेंडिंग की। ठीक, यानी कि बोरो का मतलब क्या है? उधार लेना। ठीक है, हमारे कंट्री ने, हम लोगों ने विदेशों से उधार लिया, तो कैश आया कि गया? पैसा आया ना, तो आया कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? ठीक है, लेकिन इससे हमारे असेट पे फ़र्क पड़ेगा या लायबिलिटी पे? लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, यानी कि लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है वाली बात? अगर हमने लेंड किया पैसा, लेंड का मतलब है उधार देना, लेंडर कौन होता है? उधार देने वाला। ठीक है, अगर हमने पैसा लेंड किया है तो इसका मतलब हमारे यहाँ से पैसा आया है कि गया है? गया है। तो कैश का इनफ्लो कि कैश का आउटफ्लो? आउटफ्लो, यानी कि पैसा गया। पैसा जब जाता है तो कौन सी साइड? डेबिट साइड। कौन सी साइड? लेकिन इसकी वजह से हमारे असेट पे इम्पैक्ट पड़ा है, लायबिलिटी पे, यानी कि हमारी संपत्तियों पर प्रभाव पड़ा है असेट पर, और हमारे असेट बढ़ गए। हमारे असेट क्या हो गए हैं? क्लियर है ये वाली बात? ठीक। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने वहाँ पर टावर परचेज़ किया, हम लोगों ने वहाँ पर फॉरेन में, विदेश में टावर परचेज़ किया, तो पैसा आया कि गया? गया। पैसा गया ना, तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? डेबिट साइड। कौन सी साइड? लेकिन जब हमने टावर परचेज किया, उससे हमारे असेट लायबिलिटी, यानी कि संपत्ति और देनदारी, किस पे फर्क पड़ा? असेट पे, संपत्ति पे। हमारे असेट यानी कि संपत्ति बढ़ गई। क्लियर? और अगर इन्वेस्टमेंट आई है, देखो इन्वेस्टमेंट टू का मतलब है इन्वेस्टमेंट का जाना, और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम का मतलब है इन्वेस्टमेंट का आना। अगर हमारे पास संपत्ति आई है, यानी कि संपत्ति आने का मतलब, बेसिकली संपत्ति नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, यानी कि निवेश आया है, इन्वेस्टमेंट आई है फॉरेन से इंडिया में, तो पैसा आया कि गया? आया है पैसा। पैसा क्या हुआ है? आया है। आया है तो इसका मतलब इनफ्लो है या आउटफ्लो? इनफ्लो। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, लेकिन इससे हमारे असेट क्या हो जाएंगे? कम। इससे हमारे असेट क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि अगर बिल्डिंग अब तक हमारी थी, अब किसकी हो गई? उनकी। लेकिन कुछ केस में लायबिलिटी बढ़ती है हमारे ऊपर, पैसा आने से हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती कुछ केस में। कैसे? कंपनी पढ़ चुके हो तुम लोग, उन्होंने शेयर्स परचेज़ किए। क्या परचेज़ किए? अब हमारी सरदर्दी हो गई उनको हर साल डिविडेंड यानी कि लाभांश देने की। ठीक है, और कल को 10 साल 20 साल बाद हमको उनके शेयर्स की वैल्यू भी उन्हें क्या करनी पड़ेगी? लौटानी पड़ेगी, वापस नहीं देंगे। कंपनी बायबैक नहीं करती। ठीक है, और वो अपने शेयर डिबेंचर्स जो होते हैं 15-20 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद कंपनी को वो पैसा उन्हें देना ही देना पड़ता है ना। तो इस केस में हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गई कितने साल की? 20 साल की, क्योंकि 20 साल बाद हमको उनको पैसा लौटाना होगा। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब जो विदेशों से निवेश आता है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वो 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश, और एक होती है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से प्राप्त होने वाला अप्रत्यक्ष निवेश। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष निवेश का मतलब है कि जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए, वो खुद अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करें और उनकी कंपनी के ऊपर
जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, जो मालिकाना अधिकार है, वो सब उन्हीं के हाथ में हो। यानी कि वो खुद की यहाँ पर एक कंपनी इस्टेब्लिश करें जिनका मालिकाना हक उन्हीं के पास हो। ये इन्वेस्टमेंट तो कौन सी होगी? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष निवेश। कौन सी इन्वेस्टमेंट? डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष निवेश। और अप्रत्यक्ष निवेश का मतलब यानी कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो उन लोगों ने यहाँ पर किस में की है? हमारे शेयर्स में। किस में की है? शेयर्स में। शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। शेयर्स खरीदने का मतलब, डिबेंचर्स खरीदने का मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप उनके हाथ में चली गई, कंट्रोल उनके हाथ में चला गया, राइट्स उनके हाथ में चले गए। उनके हाथ में क्या है? एक छोटा सा हिस्सा, एक निवेश किया है जिसका ब्याज मान लो, लाभांश मान लो, इंटरेस्ट, डिविडेंड जो भी है वो उनको एनुअल बेसिस पे मिलता रहेगा। क्या शेयर्स की परचेज से कंपनी के राइट्स, कंपनी का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में? नहीं। तो ये केस होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, यानी कि अप्रत्यक्ष निवेश। क्लियर है ये बात? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कितने अकाउंट में बांटा? 2, करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता और कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। चालू खाते में यानी कि करंट अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शंस हैं? 4, और पूंजी खाते में 2 तरीके की। ये क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों